हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 किया था सीक्वेंसिंग सीरीज का। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। ध्यान से देखो, हमने एक सीक्वेंस लिया जैसे कि 5, 10, 20, 40, 80 एंड सो ऑन। ठीक है, इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो 5 तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40। तो इसमें नंबर्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो नंबर्स क्या हमारा 2 टाइम्स हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कभी भी किसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो आप उसे क्या कंसीडर करोगे, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे कि हमने 3 ले लिया, देन 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48। ठीक है, अब जैसे मैंने 3 के मल्टीपल्स 3 के फॉर्म में ले लिया, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीपी है। ये भी आपका क्या है, जीपी। कैसे, तो एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि 5 है तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, 10 में 2 का मल्टीप्लाई तो 20, 20 में 2 का मल्टीप्लाई तो 40। सिमिलरली सेकंड वाले सीक्वेंस में देखो, 3 में 2 का मल्टीप्लाई तो 6, 6 में 2 का मल्टीप्लाई तो 12, और 12 में जो 2 का मल्टीप्लाई तो 24। ये जो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उस 2 को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। जैसे 3 तो 3 में किसका मल्टीप्लाई, 3 का, तो 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट सीक्वेंस में हमारा जो फर्स्ट सीक्वेंस है जीपी का, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कॉमन रेशियो क्या है, तो क्या होगा, 2। सेकंड वाले में कॉमन रेशियो आपका क्या है, तो 2, और थर्ड वाले में कॉमन रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, 3। ठीक है, नाउ सीक्वेंस में हमें कुछ टर्म्स है, जनरल टर्म्स ऑफ जनरल टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म का मतलब, जैसे आप एपी में क्या लिखते थे, A1 A2 A3 A4, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमें जनरल टर्म लिखना है तो आप क्या लिखोगे, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR का पावर 4, AR का पावर 5 डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो AR का पावर n-1। ये है आपका जीपी का जनरल टर्म। ये कब काम आता है, जैसे आपको नाइन्थ टर्म फाइंड करना है। देखो, नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी अगर फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी अगर फाइंड करना है, तो AR का पावर n-1 इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। अगर हमें नाइन्थ टर्म फाइंड करना है तो हम यहाँ n की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, AR का पावर 9-1, तो ये मिला AR का पावर 8। ये क्या आपका नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी। सिमिलरली अगर 15th टर्म फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। 15th टर्म ऑफ जीपी अगर आपको फाइंड करना हो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, AR का पावर 14। ठीक है, तो कोई भी टर्म अगर फाइंड करना हो, जैसे 15th टर्म फाइंड करना है तो AR का पावर क्या हो जाएगा, 14। 19th टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो AR का पावर 18, और थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो AR का पावर 2। क्यों, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट करते जाओ, जो भी टर्म फाइंड करना है फाइंड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि आप ये बताओ कि गिवन सीक्वेंस जीपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो जीपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, टू चेक जीपी। फर्स्ट देखो, टू चेक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी में आप क्या करते थे, हमें 2 बार कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ता था, और दोनों बार अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता था तो हम क्या बोलते थे कि हाँ ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 2 बार कॉमन रेशियो। जैसे मैंने ले लिया 3, 6, 15, 20, 29 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखो आर फाइंड करो। आर कैसे फाइंड करते हैं, तो आर फाइंड करने का फॉर्मूला A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, तो आर अगर हम फाइंड करते हैं तो A2 क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 3, आर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, एक बार आर फिर से फाइंड करना पड़ेगा, तो आर कैसे फाइंड करोगे, A3 डिवाइडेड बाय A2, तो आर इक्वल्स टू A3 क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 6,
आर क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। देखो यहाँ आर क्या है 5/2, यहाँ आर क्या आया है 2। दोनों में आर डिफरेंट है। यहाँ पे आर 2 आ रहा है, यहाँ पे आर 5/2 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है आपका जीपी नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, इट इज नॉट अ जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं बार बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम नहीं लिखेंगे, हम जीपी का यूज करेंगे। तो जीपी का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जीपी है या नहीं है ये हमेशा चेक करने के लिए हमें क्या करना है, तो आर 2 बार फाइंड करना है। एक बार a2 डिवाइडेड बाय a1, एक बार a3 डिवाइडेड बाय a2। ठीक है। नाउ इसके बाद हमें इसमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो। ये तो बहुत इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। nth टर्म ऑफ जीपी, सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी। अगर nth टर्म ऑफ जीपी फाइंड करना है तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r का पावर n-1। ये nth टर्म का फॉर्मूला, ये मैंने अभी आपको समझाया भी है ना। अब जैसे एपी में हम क्या फाइंड करते थे, सम फाइंड करते थे, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमें सम फाइंड करना है। बट सम फाइंड करने के यहाँ पे 3 फॉर्मूले। केस फर्स्ट नोट डाउन कर लेना बहुत ही ध्यान से। इफ आपका r ग्रेटर देन 1 आता है, अगर आपका r क्या आता है ग्रेटर देन 1, तब Sn का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू में r का पावर n-1 अपॉन में r-1। ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपका कॉमन रेशियो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। केस 2 देखो, इफ r लेस देन 1 हो। अगर r लेस देन 1 हो तो Sn फाइंड करने का फॉर्मूला a 1 माइनस r का पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट केस, थर्ड, इफ r इक्वल्स टू 1, अगर कॉमन रेशियो आपका 1 आ जाए तो Sn का फॉर्मूला क्या है, a इंटू में n। इस 3 फॉर्मूले के साथ साथ और ये जनरल टर्म ऑफ एपी जीपी के साथ हम जो है एक्सरसाइज 8.2 खत्म करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है और हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ दिस जीपी। ये जीपी दिया गया है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, हमें 20th टर्म फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका कॉमन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो r इक्वल्स टू a2 अपॉन में a1। तो a2 क्या है 5/4 और डिवाइड बाय 5/2। तो ये क्या हो जाएगा 5/4 और जो सबसे नीचे है ये 2 के साथ 5 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इनटू में 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो r हमारा क्या आ गया 1/2। नाउ क्या फाइंड करना है हमें, 20th टर्म। 20th टर्म इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r का पावर 20-1, तो a r का पावर 19। a क्या आपके पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5/2 इंटू में r, तो r क्या है आपके पास 1/2, इसका पावर क्या है 19। तो 5 इंटू में 1 का पावर 19, तो 1 ही मिलेगा हमें। 2 इंटू में 2 का पावर 19, हाँ या ना, देखो ध्यान से। 1 का पावर 19 और 2 का पावर 19 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो आप क्या लिख सकते हो, 5 अपॉन में 2 का पावर 20। ये आपका आंसर होगा, 5 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी हुज 8th टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें क्या दिया गया है, 8th टर्म ऑफ जीपी दिया हुआ है एंड हमें कॉमन रेशियो दिया हुआ है। तो 8th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए आर का पावर 7। ए आर का पावर 7 हमें दिया हुआ है 192 एंड कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2। कॉमन रेशियो हमें क्या दिया गया है 2, और फाइंड हमें करना है इसमें 12th टर्म। क्या फाइंड करना है इसमें, 12th टर्म फाइंड करना है।
तो 12th टर्म फाइंड करने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, ए के साथ साथ आपको कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, बट कॉमन रेशियो इन्होंने आपको नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो ए आर का पावर 7 है, वी हैव, देखो ध्यान से क्या है, तो ए आर का पावर 7 इक्वल्स टू 192, और इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू क्या है, सॉरी आर क्या है हमारे पास, तो a इंटू में 2 का पावर 7 इक्वल्स टू 192, तो a इंटू में 2 का पावर 7 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 128 इक्वल्स टू 192, तो a इक्वल्स टू 192 अपॉन में 128, तो a इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन में 4 8 जा, a इक्वल्स टू, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये क्या आ गया 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, तो a आपके पास क्या आ गया 3/2, a 3/2 है एंड r हमारे पास क्या है 2 है, हमें फाइंड क्या करना है, तो 12th टर्म फाइंड करना है, तो नाउ 12th टर्म इक्वल्स टू ए आर का पावर 11 हो जाएगा, क्यों n-1, तो 12 - 1 क्या आ जाएगा आपका 11, तो a की जो वैल्यू है दैट इज 3/2 इंटू में r आपके पास क्या है 2, तो 2 का पावर 11, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू में 2 का पावर 10। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ध्यान से, ये जो 2 का पावर 11 है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है, और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है, तो a का पावर m अपॉन में n क्या हो जाता है, a का पावर m माइनस n हो जाता है, तो इसलिए 11 में से एक इसका जो 1 है पावर माइनस हो गया, तो 3 इंटू में 2 का पावर 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है वो इनकम्प्लीट किया हुआ था, इसमें हमें nth टर्म भी फाइंड करना था, तो nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, ए आर का पावर n-1, तो nth टर्म जो आप फाइंड करोगे तो ध्यान से देखो, nth टर्म में कुछ नहीं करना आपको, ये जो फॉर्मूला है ए आर का पावर n-1 उसमें a पुट कर दो और r पुट कर दो, n को जो है n के फॉर्म में रहने देना, ठीक है। अभी आगे के क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो और भी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, द 5th टर्म, 8th टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ अ जीपीआर पी क्यू एंड आर, देखो 5th टर्म दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या है, 5th टर्म का मतलब ए आर का पावर 4 है ना, तो 5th टर्म हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, पी के इक्वल, एंड 8th टर्म मतलब ए आर का पावर 7, ये क्या दिया हुआ है क्यू, एंड द 11th टर्म, तो ये मींस ए आर का पावर 10, ये क्या दिया हुआ है आर। ये तीनों कंडीशन हमें गिवन है, पी क्यू एस दिया हुआ है, ठीक है, ये एस दिया हुआ है। हमें बोला गया है सो दैट टू शो, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या शो करना है, तो क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस, ये आपको शो करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या शो करना है पी एस। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वी नो दैट इन जीपी में होता क्या है, तो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब कि ये जो 3 टर्म है इस तीनों टर्म में से बीच वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी वेयर बी इज दी मिडिल टर्म, बी क्या होगा आपका मिडिल टर्म होगा ऑफ जीपी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से मिडिल टर्म क्या हमारा ए आर का पावर 7, तो बी हमें क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है, एलएचएस ले लो, यहाँ पे देखो एलएचएस आपके पास क्या है बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमारा क्या है ए आर का पावर 7, तो ए आर के पावर 7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर और आर का पावर 14, हाँ या ना। अब आरएचएस ले लो आप इसका, तो ध्यान से देखो, तो अगर हम आरएचएस लेंगे तो आरएचएस हमारे पास क्या ए सी, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, सी क्या होगा थर्ड टर्म, तो ए हमारे पास ए आर का पावर 4 इंटू में ए आर का पावर 10, तो ए इंटू में ए स्क्वायर और आर का पावर ऐड हो जाएगा
4 प्लस 10, तो ए स्क्वायर और आर का पावर क्या आ गया 14। देखो LHS और RHS सेम आ गया, हेंस LHS इक्वल्स टू क्या आ गया आपका RHS। तो याद क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, ये आगे बहुत यूज आने वाला है आपका, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हमेशा मिडिल टर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर कोई 3 टर्म जीपी में दिया गया है तो बीच वाले टर्म का जो स्क्वायर है वो पहले और थर्ड जो टर्म है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला हमें पता था, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो बी स्क्वायर क्या है, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमारा ये था, तो इसके हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और AC क्या था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों में सेम आंसर आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे समझते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, AR का पावर 3। तो ये जो है क्या है, तो स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म हमारा क्या होता है AR, ठीक है, तो इसका स्क्वायर मींस फोर्थ टर्म ऑफ जीपी जो है स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है जीपी का A, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म क्या होता है AR स्क्वायर। नाउ यहां से क्या मिलेगा, AR क्यूब इक्वल्स टू A स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक A से एक A कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू A मिलेगा। ध्यान से देखो कैसे, ये A डिवाइड में गया, एक A कैंसिल हो गया, R क्यूब था, यहाँ से R स्क्वायर को हमने डिवाइड में लेके गए तो एक R बचा, तो R इक्वल्स टू क्या गया A। इससे क्या पता चलता है कि कॉमन रेशियो और जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों ही इक्वल है, मतलब सेम है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म दे भी रखा है इन्होंने, वी हैव A क्या दिया हुआ है, तो माइनस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमें सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, तो अगर A 7 माइनस 3 है, ध्यान से देखो, इफ A इक्वल्स टू माइनस 3, तो DB हमारा RB क्या होगा -3। क्यों, क्योंकि A और R क्या है, दोनों इक्वल है। अब सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, तो सेवेंथ टर्म ऑफ GP इक्वल्स टू फॉर्मूला AR का पावर 6, तो A क्या है आपके पास माइनस का 3 इंटू में R क्या है, तो -3 और इसका पावर क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा -3 का पावर 7। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने कहां से सॉल्व किया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ R क्यूब दिया हुआ था AR का स्क्वायर के इक्वल, इसे हमने सॉल्व किया तो R इक्वल्स टू A पता चला, एंड A इक्वल्स टू अगर -3 है तो R भी हमारा क्या होगा -3 होगा। देन हमने सेवन टर्म ऑफ GP फाइंड करेंगे, तो AR का पावर 6, AR का पावर 6 मींस A -3 का पावर 6, दोनों पावर को ऐड कर दो, यहाँ पावर 1 है तो -3 का पावर क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 दिया गया है, क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म है 128, इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म होगा 729 और इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म होगा 19683। तो इसमें से मैं रैंडमली आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा, सेकंड पार्ट आपके लिए है। तो फर्स्ट पार्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें 128 दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि ये बताओ 128 कौन सा टर्म है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें R और देखो ध्यान से, हम यहाँ पे A और R फाइंड करेंगे। तो A हमारे पास क्या है 2 और R फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 डिवाइडेड बाय A1। तो A2 आपके पास है 2√2 और इसको डिवाइड करोगे आप 2 से, तो R क्या मिल जाएगा √2। R है √2 और A की जो वैल्यू है दैट इज 2। नाउ an इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, तो 128, an का फॉर्मूला AR का पावर n-1, क्या होगा AR का पावर n-1 इक्वल्स टू 128। अब वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू 2 पुट कर दो और R क्या है √2, तो √2 का पावर n-1 इक्वल्स टू 128। तो √2 का पावर n-1 इक्वल्स टू 128 डिवाइड बाय 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में लेके गए, तो √2 का पावर आ गया n-1 इक्वल्स टू 64। अब √2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2,
और बाहर में पावर n-1 और 64 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 का पावर 6 लिख सकते हो एलसीएम लेके। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमने 2 का पावर ही 6 क्यों लिखा है, 4 के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा बेस यहाँ 2 है, दैट्स व्हाई हमने इसको 2 के फॉर्म में ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2 का पावर 6, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखो बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने का मतलब क्या है, दोनों का अगर बेस सेम है तो दोनों का पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल पुट करेंगे हम, n-1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में, तो n-1 क्या आ जाएगा 12 एंड n इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस का जो ये 128 है ये कौन सा टर्म होगा, 13th टर्म होगा। अगर आप 13th टर्म फाइंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 128 मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल था ये, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हमें उसमें दिया जाता था कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 78, तो हम क्या करते थे, an को 78 पुट करते थे। सिमिलरली सीक्वेंस में जो हम कर रहे हैं जीपी का, इसमें भी हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगा और थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। तो सेकंड पार्ट आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, और बाकी मैं वरना थर्ड पार्ट आपको बता रहा हूं। तो देखो थर्ड पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6th। तो क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट तो आप करोगे, थर्ड पार्ट बताते हैं। थर्ड पार्ट में सी पार्ट जो है हमारा, इस सी पार्ट में ए क्या है हमारे पास 1/3 और आर फाइंड करने का फॉर्मूला A2 डिवाइडेड बाई A1, तो A2 है हमारे पास 1/9 और इसको डिवाइड करेंगे हम 1/3 से, तो हमें मिलेगा 1/9 इंटू में 3/1, तो ये आ गया 1/3, मीन्स आर हमें मिल रहा है 1/3। अब ध्यान रखना, मैंने आपको सम का जो फॉर्मूला बताया है, अगर मैं सम फाइंड करने के लिए बोलूं तो ये r की जो वैल्यू 1/3 है दैट इज लेस देन 1, 1 से लेस देन है, तो इसमें 1 से लेस देन वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए बता रहा हूं, अभी इसका यूज नहीं करना है वैसे। नाउ an इक्वल्स टू हमें क्या दिया है इस बार, an इक्वल्स टू दिया है 19683। an का फॉर्मूला, तो ar का पावर n-1 इक्वल्स टू 19683। a की वैल्यू है हमारे पास 1/3 इंटू में r क्या है 1/3 और इसका पावर है n-1 इक्वल्स टू 19683। तो 1 का जो पावर है n-1, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3 का पावर n-1 इक्वल्स टू 19683। 1 अपॉन में 3 इंटू में 3 का पावर n-1, इसका पावर ऐड होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 का पावर n मिल जाएगा, किसके इक्वल, तो 19683 के इक्वल। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो 19683 को हम किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। 19683 को अगर हम ब्रेक करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 19683 का लेते हैं एलसीएम, वरना चलो एक बार एक काम करो, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, अपॉन में 1 है, ये यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 19683 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n। तो 19683 का हमें लेना होगा एलसीएम, तो 19683 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, 3 से अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। नाउ 243 का एलसीएम लो, 243 का अगर आप एलसीएम लेते हो 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में 19683 इक्वल्स टू 3 का पावर n है, तो 19683 को हम पावर के फॉर्म में अगर लिखना चाहे स्टूडेंट्स तो कितना 3 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 का पावर 9 इक्वल्स टू 3 का पावर n। ध्यान से देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या लिखा है मैंने? 1 अपॉन में 3 का पावर n। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। 3 का पावर 9 जो हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो, इस पार्ट को नहीं भी करोगे तो चल जाएगा काम। ये वाला पार्ट है आपका, तो यहाँ पे 1 अपॉन में क्या है आपके पास? 3 का पावर n इक्वल्स टू 19683 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 का पावर 9 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो इस 3 के पावर n को अब हम कंपेयर तो नहीं कर सकते यहाँ से, तो हम क्या करेंगे? 3 के पावर n को न्यूमरेटर में ले आएंगे, और जैसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो जो 3 का पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स 3 का पावर माइनस n इक्वल्स टू 3 का पावर 9 बाय कंपेयरिंग। अब देखो, बेस सेम हो गया। इससे पहले वाले पार्ट में बेस सेम नहीं था, बट जब हमने इस 3 के पावर n डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर में लेके आए तो क्या हो गया? 3 का पावर माइनस n, तो 3 के पावर माइनस n। तो बाय कंपेयरिंग हमें क्या पता चला? माइनस n किसके इक्वल है? 9 के इक्वल। तो n क्या आ गया? माइनस 9। तो फटाफट आंसर चेक करके बताओ, क्या n इक्वल्स टू माइनस 9 थर्ड पार्ट में है या नहीं है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। क्या आंसर है ये आपका? तो ये क्वेश्चन हमने 5th सॉल्व किया है। नाउ इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। थर्ड में हमने एक रिलेशनशिप शो किया था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC शायद से, है ना? तो उसी का यूज करते हुए देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 में बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है सो दैट दिस नंबर आर इन जीपी। ध्यान से देखो, अगर ये नंबर्स जीपी में है तो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 6 अगर जीपी है या नहीं है ये देखना है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC वाला कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमारा x आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? आपका AC होता है, वेयर b is the middle term, b is the मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब बीच का टर्म। तो b क्या है हमारे पास? x है, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू a क्या है? तो -2/7 इंटू में c क्या है? तो -7/2। तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर जैसे ही आप हटाओगे तो राइट साइड क्या लोगे? प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। क्या हुआ? x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड जैसे ही रूट लोगे तो प्लस माइनस के साथ लेना है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, तो प्लस माइनस का क्या हो गया? 1 हो गया। तो चेक करो इसका आंसर, x इक्वल्स टू क्या दिया होगा आपके एनसीईआरटी में? प्लस माइनस 1। नाउ इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है? फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 7 to 10 क्वेश्चन में हमें जो इंडिकेटेड टर्म दिया गया है यहाँ तक का सम फाइंड करना है। तो 7th में हमें कहाँ तक का सम फाइंड करना है? 20 टर्म, मींस S20 फाइंड करना है। सेकंड में हमें n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, एंड थर्ड में भी हमें क्या फाइंड करना है? मतलब 9th क्वेश्चन में n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया है, r ग्रेटर देन 1, r लेस देन 1 एंड r इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें r फाइंड करने की जरूरत है। तो सॉल्यूशन देखो, अगर 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा 7th का कैसे होगा? a है हमारे पास 0.15, r हम फाइंड करेंगे तो 0.015 को किससे डिवाइड करेंगे? 0.15 से। डेसिमल इसका हटाने के लिए ऊपर में 0, और ऊपर वाले का डेसिमल हटाने के लिए हम नीचे में 0 का यूज करते हैं। तो 1500 अपॉन में 15 3 टाइम्स 0, तो 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15 1 15, 15 10 150। मेरे अकॉर्डिंग जो r आ रहा है दैट इज 1/10। r क्या आ रहा है? 1/10। तो क्या ये लेस देन 1 है? हमारा r यहाँ पे क्या है? लेस देन 1 है। अगर r लेस देन 1 है, देन हमें फाइंड करने का, सम फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? a इंटू में r का पावर, सॉरी, a इंटू में 1 माइनस r का पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ठीक है,
हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है, तो हम n को क्या लेंगे 20, यहाँ 20 पुट कर दो, तो S20 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 0.15, तो आप क्या लिख सकते हो उसको 15/100, हाँ या ना, 0.15 को हम 15/100 लिख सकते हैं। 1 माइनस r का पावर n, तो r क्या है 1/10, तो 1/10 का पावर n ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 1 माइनस r, और r क्या है तो यहाँ है 1/10, तो S20 इक्वल्स टू 15/100, और इसे सिंप्लीफाई तो हम कर नहीं सकते, तो ये आ जाएगा 1/10 का पावर n, क्योंकि 1 का पावर n हमें 1 ही देगा, और इसके अपॉन में 10 में से 1 गया तो ये आ गया 9/10। तो अब ये 10 जो है 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू में 10 अपॉन में 9 इंटू में 100, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 10 का पावर n ही रहने देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, n 5 3 15, 5 3 15 अपॉन में 9 एंड 5 2 10, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 10 का पावर n, और इसे 3 3 9, तो 1 अपॉन में 6, 1 माइनस 1 अपॉन में, इसका आंसर चेक करो क्या ये आंसर आपके एनसीईआरटी में दिया है या नहीं दिया है, या इसे और मॉडिफाई किया गया है। हमने ये क्या किया, बस वैल्यू पुट किया है 15/100, 1 माइनस 1 अपॉन में 10 का पावर n था, तो हमने लिख दिया 1 का पावर n तो हमें 1 ही देगा, और 10 का पावर n तो 10 टू पावर n। क्या आंसर यही है आपका? यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती, देखो ध्यान से हमने क्या किया, हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना था, तो यहाँ पे 20 लिखना है आपको, n हमारा क्या है 20 है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमने r पुट कर दिया, n नहीं पुट किया हमने, तो n की जो वैल्यू है यहाँ पे आप 20 पुट कर सकते हो, 20, यहाँ पे भी 10 का पावर क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे भी 10 का पावर आपका क्या हो जाएगा 20, 10 टू पावर यहाँ भी हमारा हो गया 20। अब ध्यान से देखो, तो हमें इसे इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, वरना 10 के पावर 20 को अगर न्यूमरेटर में लिखना चाहो तो 10 का पावर -20 लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है। एनसीईआरटी बुक में जो है पॉइंट में दिया गया है, दैट मींस 0.1 का पावर 20 दिया है, तो 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1 ही तो होता है हमारा। तो आप चाहे तो आंसर इस फॉर्म में दो, अदरवाइज हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/6 टाइम्स 1 माइनस 10 के पावर 20 को न्यूमरेटर में लेके जाओ तो 10 का पावर -20 होगा या नहीं होगा, देन 1/6 1 माइनस 10 का पावर -20, दैट मीन्स ये जो है 1/10, 1/10 का क्या मतलब होता है 0.1, तो 0.1 का पावर -20। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, मार्क्स इसमें आपको बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या इन दोनों में से किसी एक पार्ट पे आप आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हमें n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हमें सबसे पहले सॉल्यूशन 8 में देखो क्या करना पड़ेगा, a आपके पास है √7, और r हम कैसे फाइंड करेंगे, तो a2 डिवाइडेड बाय a1, तो a2 क्या है √21 डिवाइडेड बाय √7, और आपको पता है कि √a अपॉन में √b को √a/b में लिखा जा सकता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो √21 अपॉन में 7, तो अंडर रूट आपको क्या मिल गया 3, 7 3 21, तो हमें क्या मिल गया √3। नाउ Sn का फॉर्मूला, तो Sn इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो √3 है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो हम Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू में r का पावर n-1 अपॉन में r-1। Sn फाइंड करना है तो n ही रहेगा हमारा, और a की जो वैल्यू है वो है √7, r का पावर n तो √3 का पावर n-1 अपॉन में √3-1। चेक करो आंसर फटाफट, क्या आपके एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, यही है नहीं है, हाँ देखते हैं जरा इसका आंसर क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा,
तो अगर एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, इसको रेशनलाइज किया है। √3 वालों ने क्या किया है, इसको रेशनलाइज किया है। √3 - 1 को उन्होंने क्या किया, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज आपको पता है, रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नहीं कर रहे होगे तो भी काम चलता, मतलब इस फॉर्म में भी आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाहो तो देखो ये ऐसे लिख सकते हो आप, √3n - 1 इंटू में √3 + 1 और अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, √3 - 1 √3 + 1 a² - b²। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये आंसर √7/2 टाइम्स √3 + 1 इंटू में √3n - 1, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, वरना आप 9 आपके लिए छोड़ते हैं। 9 में हमारे पास देखो a दिया हुआ है 1, ठीक है। r क्या हो जाएगा, -a/1। चेक करो जरा क्वेश्चन 9 में हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, हाँ 1 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे a क्या मिल रहा है, r क्या मिल रहा है, सॉल्व करके बताते हैं आपको, वरना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आप सबसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमारे पास क्या है, a है 1, r फाइंड करते हैं हम a2 डिवाइडेड बाय a1 से, दैट इज -a/1 तो -a। तो a हमारा <<1 है, यहाँ पे कैसे, नेगेटिव साइन है, इसके वजह से हमें पता है चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो क्या मिलने वाला है, माइनस साइन की वजह से नेगेटिव मिलने वाला है। तो यहाँ पे r आपका क्या है, <1। तो r <1 का फॉर्मूला लगा दो, Sn = a इंटू में 1 - r⁴n अपॉन में 1 - r। तो Sn = हमें क्या मिलेगा, a क्या है हमारे पास 1 एंड 1 माइनस r क्या है, r हमारे पास क्या है -a। तो -a⁴n अपॉन में 1 - a। अब यहाँ पे इस माइनस माइनस को हम प्लस क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि n डिपेंड करता है, नेगेटिव मींस n डिपेंड करता है हमारा पावर जो है ऑड है या इवन है। तो इसे आप जो है माइनस माइनस प्लस मत करना, क्योंकि n पे कंडीशन डिफाइन है, n हमारा क्या हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है और इवन नंबर भी हो सकता है। तो आपका फाइनल आंसर जो है इसी फॉर्म में मिलेगा, 1 माइनस टाइम्स -a⁴n अपॉन में 1 - a। तो जैसे कि मैंने आज आपको एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट 1 to 9 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 8.1 करवाया हुआ है, जिस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 टू आगे फर्दर जो भी क्वेश्चन हैं, इसे हम 2 से 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वीडियो 2 से 3 वीडियो के अंदर ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो जाएगा, वरना ये काफी ज्यादा लेंथी होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।